तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताऊंगा, जिसे आप अंग्रेजी में सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे अधीनस्थ शब्द का यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये जो न्यायालय है वो किसी न किसी के अधीन तो है। अब न्यायालय है तो संसद के अधीन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है वो संसद से स्वतंत्र है। तो ऐसे में ये न्यायालय किसी ऊपर वाले न्यायालय के अधीन आता है। और वो ऊपर वाला न्यायालय कौन सा होगा? हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य की न्यायपालिका में हाई कोर्ट के बाद का जो निचला पायदान होता है उसको आप अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहते हो, और इसी वजह से इसे निम्न अदालत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम आपको क्लियर हो गया कि अधीनस्थ न्यायालय क्या है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि इस अधीनस्थ न्यायालय को भारत के संविधान में कहाँ जगह दी गई है, मतलब इसके उपबंध कहाँ बताए गए हैं। तो आप लिखेंगे संविधान के भाग 6 के अंदर जो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक का पार्ट है, उसके अंदर अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? उसके न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, अन्य न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है, उनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है, और साथ ही पूरी की पूरी संरचना के बारे में बताया गया है। तो अब इन अनुच्छेदों में जाने से पहले एक बार मैं आपको भारत की न्यायपालिका की थोड़ी सी संरचना बता देता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आप इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और आपको क्या याद रखना है। तो देखो, देश के स्तर पे जो सबसे बड़ी अदालत होती है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, वो कौन सा होता है? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अलग अलग राज्यों के स्तर पर जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसको हम हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय कहते हैं। और उसके बाद उस राज्य के अंदर जो जिले होते हैं, उन जिलों के अंदर भी जिला अदालत बनी हुई होती है, जिसे आप जिला न्यायालय भी कहते हो और सत्र न्यायालय भी कहते हो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के मामले आते हैं। एक होता है दीवानी मामला, जिसको आप सिविल मामला कहते हो, और एक होता है फौजदारी मामला, जिसे आप आपराधिक मामले भी कहते हो। मैं आपको कुछ एक उदाहरण दे देता हूँ। दीवानी मामले वो होते हैं, सिविल मामले वो होते हैं, जैसे कि कोई ज़मीन का मामला आ गया, कोई संपत्ति का मामला, तलाक का मामला आ गया, किसी बहुत बड़ी विल का मामला आ गया, जैसे कि या कोई वसीयत बनाई हो उसका मामला हो। वहीं दूसरी तरफ जो आपके क्रिमिनल मामले होते हैं, कोई चोरी, हत्या, बलात्कार, लूट, ऐसा कोई मामला आता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर जाता है। तो दो तरीके के केस आते हैं। जब दीवानी मामले आते हैं, जब सिविल मामले आते हैं तो इसे जिला अदालत कहा जाता है, और जब क्रिमिनल मामले आते हैं तो इसे सत्र अदालत या फिर सेशन कोर्ट कहा जाता है। इस जिला अदालत के अलावा भी कुछ एक तरीके की और अधीनस्थ अदालतें होती हैं, जैसे कि एक होता है राजस्व कोर्ट, जिसको आप रेवेन्यू कोर्ट भी कह सकते हो। वो बेसिकली पैसे का मामला देखता है, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ कोई केस आता है मेनली, तो उसका काम होता है उसे देखना। इसके अलावा एक और तरीके का न्यायालय आता है जिसको हम महानगरीय अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। अब देखो, महानगर क्या होता है? एक ऐसा नगर जिसके अंदर मेट्रो चलती है, तो आप उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहते हो। तो उसमें एक अलग तरीके के न्यायालय की स्थापना की जाती है। हालांकि काम तो वो भी वही करता है, जिला अदालत जैसा ही करता है, लेकिन महानगर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, इसके अंदर ये अदालतें अलग से बनाई जाती हैं। अब जिला अदालत के नीचे भी कई सारी अधीनस्थ अदालतें आती हैं जो अलग से बटी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिला अदालत के अंदर कई सारे मामले आते हैं, उसमें सिविल मामले भी होते हैं, क्रिमिनल मामले भी होते हैं, लेकिन इसके नीचे वाली अदालतें जो होती हैं उनके काम बटे हुए होते हैं। जैसे सिविल मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय बना हुआ होता है। याद रखिए, ये जो न्यायाधीश है ये जिला न्यायाधीश के नीचे आता है। मतलब जिला न्यायाधीश तो होता ही है, उसके नीचे भी न्यायाधीश होते हैं ना, तो ये उसके नीचे आता है। ठीक है, इसके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ होती है दीवानी मामलों के लिए। और इसके नीचे आती है मुंसिफ अदालत, जो कि और भी छोटी होती है। ये बहुत छोटे छोटे दीवानी मामले जो होते हैं उनका फैसला करती है, मतलब इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। वहीं जो फौजदारी के मामले आते हैं, जो आपराधिक मामले आते हैं, उनके लिए अलग अदालत बनती है। जैसे कि इसके नीचे बैठता है न्यायिक दंडाधिकारी, जो कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कहलाता है। इसको ये अधिकार होता है कि ये 7 वर्ष की सज़ा दे सकता है। इसको ध्यान से देखना कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 7 वर्ष की सज़ा दे सकता है। और इसके नीचे न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है, जो 3 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है। तो मतलब समझो कि छोटा क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। उससे बड़ा है तो फिर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास जाना पड़ेगा, और उससे भी बड़ा अगर केस हुआ है तो ज़िला न्यायालय में जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि ज़िला न्यायालय के अंदर तो दोनों केस सॉल्व होते हैं, लेकिन उसके नीचे इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो ये एक संरचना है। अगर आप बात करोगे इस नीचे वाले हिस्से की, तो इस नीचे वाले हिस्से पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठते हैं। मेन जो सवाल बनते हैं वो आपके जिला न्यायालय से बनते हैं, जिला न्यायाधीश से बनते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उससे जुड़े हुए कुछ एक ज़रूरी अनुच्छेदों के बारे में जो मैंने छोड़ दिए थे शुरू में। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 233। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। भाई, ये जिला अदालत है, जिला न्यायालय है या फिर सत्र न्यायालय है, तो
तो इसमें न्यायाधीश तो बैठता है, उसकी नियुक्ति कैसे होगी? तो देखो, जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है और जो पद स्थापना है और जो पदोन्नति है वो राज्यपाल ही करता है, लेकिन उच्च न्यायालय की सलाह लेके। जैसे कि राजस्थान के अंदर जयपुर है और जयपुर में कोई जिला न्यायालय है, उसके अंदर न्यायाधीश बैठाना है तो राज्यपाल न्यायाधीश बैठाएगा, लेकिन जो राजस्थान का हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट से पूछ के बैठाएगा, हाई कोर्ट की सलाह लेके बैठाएगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या किसी को भी यूं ही जिला न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाएगा? नहीं, उसकी कुछ एक योग्यताएं भी होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यता? तो देखो, 4 योग्यताएं हैं मेनली। पहली है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी ये है कि वो केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, मतलब वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए, यानी वो कम से कम 7 वर्ष के लिए एडवोकेट रहा हो, उसने सारा काम देखा हो, न्यायिक कार्य उसको आता हो। और चौथी ये है योग्यता कि उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की हो। अभी मैंने बताया था ना कि राज्यपाल अगर नियुक्ति करेगा तो उच्च न्यायालय से पूछ के ही करेगा, तो वहाँ पे सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद उसकी शक्तियाँ पूछी जाएंगी कि एक जिला न्यायाधीश की क्या क्या शक्तियाँ होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान से सुन लेना कि एक जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरीके की शक्तियाँ होती है, मतलब वो न्याय भी कर सकता है और प्रशासन में भी हेरफेर कर सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड देने तक का अधिकार होता है। याद रखिए कि अगर कोई जिला न्यायालय का न्यायाधीश बना है तो वो इतनी बड़ी सज़ा भी दे सकता है, लेकिन जब वो मृत्युदंड का फैसला देगा तो उससे पहले एक बार उसे उच्च न्यायालय से पूछना ज़रूर पड़ेगा। मतलब उच्च न्यायालय जो है वो अनुमोदन देगा, जब उसे लगेगा कि फैसला सही है तभी ये फैसला दिया जा सकता है, मृत्युदंड दिया जा सकता है। याद रखिए, बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जिला न्यायाधीश को कहाँ तक सज़ा देने का अधिकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीवानी मामले भी देखता है और फौजदारी भी देखता है, तो ये मृत्युदंड भी दे सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 234 की बात करते हैं। तो अभी जैसा मैंने कहा कि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं जो जिला न्यायाधीश के नीचे होते हैं, उन सब की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 234 बताता है। तो उन सब की नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय से पूछेगा और उस राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग से पूछेगा। यानी कि जो स्टेट लेवल पे जो सर्वेंट की परीक्षाएं होती है, जैसे एक तो यूपीएससी होती है, वो पूरे देश के स्तर पे होती है, वैसे ही स्टेट के स्तर पे भी परीक्षाएं होती है, तो उनसे पूछना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये कई तरीके की परीक्षाएं निकालता है, कई तरीके के अधिकारी होते हैं, हमें पता है न्यायालयों के अंदर। तो उन सब की जो भी नियुक्ति होगी वो ये परीक्षा देने के बाद होगी। तो इसलिए जो राज्यपाल होता है इनसे भी पूछता है, इनसे भी सलाह लेता है कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट परीक्षा पास करके आ रहा है तो उसी की नियुक्ति होगी। इसके बाद 2 और अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छेद 235 और एक है 236। 235 सिंपली ये कहता है कि जिला न्यायालय के जितने भी पद होते हैं, जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कोई सेवा हो गई, शर्त हो गई, छुट्टी हो गई, वो सब उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है कि किसकी कितनी छुट्टियां होंगी, सेवाएं होंगी, शर्तें होंगी, ये सब कुछ उच्च न्यायालय से ही निर्धारित होता है। सीधा जिला न्यायालय इसका फैसला नहीं लेता है, ठीक है। तो ये 235 बताता है कि जिला न्यायालय जो है वो अधीनस्थ है उच्च न्यायालय के। और जो अनुच्छेद 236 है वो उन सभी लोगों की लिस्ट देता है जो जिला न्यायाधीश के नीचे आते हैं। ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो सभी लोग जिला न्यायाधीश के अंतर्गत या फिर अधीन काम करते हैं और उनका सारा कार्य जो होता है वो निचली अदालतों के अंदर होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इनसे जो है वो खासकर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, फिर भी आप चाहें तो इसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो जिला न्यायालय के न्यायाधीश से बनेंगे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अधीनस्थ न्यायालय का ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।